नमस्कार सभी विद्यार्थियों को, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का। देखो बच्चों, इस वीडियो में हम राजस्थान प्रयोगशाला सहायक के कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं और राजस्थान प्रयोगशाला सहायक के कोर्स में सबसे पहले हम क्लास 12th के 6 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि क्लास 11th में 4 चैप्टर हैं, क्लास 12th के 6 चैप्टर हैं और इन 10 चैप्टर से मिलकर आपका पूरा फिजिक्स का सिलेबस बनता है। तो उन 6 चैप्टर्स में, क्लास 12th के 6 चैप्टर्स में आज हम पहले चैप्टर की बात करेंगे। पहला चैप्टर जो कि हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हिंदी में बोलते हैं इसे स्थिर वैद्युतिकी। क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युतिकी। कुछ बच्चे तो इस नाम से डर गए, सर हमने क्लास 12th में पढ़ा था, हमने बहुत सी चीज़ें इसमें पढ़ी थी, हमें डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपको बहुत इजी वे में लेके चलूँगा और धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप लेके आपका पूरा फिजिक्स को लेकर सारा जो डर है वो दूर कर दूंगा। ये मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करने वाला हूँ। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, स्थिर वैद्युतिकी में हमारे पास 3 से 4 टॉपिक गिवन हैं। इन 3 से 4 टॉपिक्स में आज हम पहले टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है अपना कूलाम का नियम। किसका नियम? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ, ये अपने पास पहला टॉपिक आता है इसमें, कूलाम्स लॉ। इस टॉपिक को हम 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आप सोचोगे सर 3 वीडियो तो बहुत होते हैं एक वीडियो के लिए, हमसे एक वीडियो नहीं देखा जा रहा। हम एक वीडियो में अपने आप को ऐसे समझते हैं कि यार अभी कंप्लीट कर रहे हैं, थोड़ा बोर महसूस हो रहा है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, यार समझ में नहीं आ रहा है। एक वीडियो से ऐसे लगता है 3 वीडियो एक टॉपिक पे कैसे कंप्लीट करेंगे। मैं बोल रहा हूँ आपको इंटरेस्टिंग वे में लेके चलूंगा और इन 3 वीडियो के माध्यम से अगर कूलाम के लॉ से क्वेश्चन आया और आएगा तो इन 3 वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। YouTube के ऊपर पूरा का पूरा मटेरियल मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, पूरा का पूरा मटेरियल अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराऊंगा। अब आप सोच रहे हो मटेरियल हैंड रिटन नहीं, थ्रू लेक्चर्स के माध्यम से। अब आप पर डिपेंड करता है आप कितना इसको कवर करते हैं, किस प्रकार से आप नोट्स बनाते हैं। कूलाम्स के लॉ को हम 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पहले वीडियो में और दूसरे वीडियो में हम थ्योरी की बात करेंगे, कंसेप्ट की। किसकी बात करेंगे? कंसेप्ट की। कंसेप्ट होगा अपने पास, कंसेप्ट के ऊपर 2 वीडियो बनेंगे और एक वीडियो बनेगा न्यूमेरिकल पे। किस पे बनेगा? न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल जो ही सवाल वाले प्रश्न है वो, तो न्यूमेरिकल एक वीडियो उस पे बनेगा। इन 2 वीडियो के माध्यम से मैं आपको कूलाम के नियम से रिलेटेड सारा थ्योरी इजी वे में बढ़िया तरीके से याद हो जाए उस तरीके से आपको समझा दूंगा। क्लियर है? और तीसरे वीडियो में न्यूमेरिकल को लेकर डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल की हम बात करें तो हम लगभग इस टॉपिक पर 20 न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। कितने? 20 न्यूमेरिकल। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद में इस टॉपिक को लेकर आपको और कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर और इस चैप्टर में हमारा टॉपिक कूलाम का नियम। देखो, स्थिर वैद्युतिकी और स्थिर वैद्युतिकी में अपने पास आता है कूलाम्स लॉ। ठीक है, अब देखो कूलाम का नियम क्या है। कूलाम कौन है? तो कूलाम कौन है? कूलाम एक फिजिसिस्ट है। फिजिसिस्ट बोले तो भौतिक शास्त्री, मतलब जो फिजिक्स पे रिसर्च करते हैं। एक ऐसे व्यक्ति थे जो फिजिक्स पे रिसर्च करते थे, ठीक है, उन पे शोध करते थे, उसके द्वारा कुछ अपने नियम देते थे। वो एक कूलाम नाम के एक व्यक्ति थे। इन्होंने अपना एक नियम दिया। क्या दिया? अपना एक नियम। अच्छा, इस नियम से क्या बताया इन्होंने? अब आप खुद सोचो, थोड़ा बहुत अनुमान लगाओ। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिकी, स्थिर वैद्युतिकी। मतलब इस नियम में वो विद्युत से रिलेटेड बातें करेंगे, क्योंकि हम ये इसी के अंदर पढ़ रहे हैं। तो विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बातें करेंगे, राइट। अब इसमें भी कैसी स्थिर वाली इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए,
क्लियर है बात? स्थिर वाली। अब देखो थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपको यहां पे बता दूं। स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है चार्ज जब रेस्ट हो, चार्ज क्या हो, रेस्ट पर हो, उस टाइम पे जो अपने पास फील्ड होगा, फोर्स होगा, जो हम स्टडी करेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आएंगे। इज दैट क्लियर? स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युत, वैद्युत क्या हो, स्थिर हो, आवेश क्या हो, स्थिर हो, चार्ज स्थिर हो, उस समय पे जो हम स्टडी करेंगे, जो हम पढ़ेंगे वो किस में आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। मैं अभी आपको चार्ज को लेकर बहुत सी चीजें बता सकता हूं, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो रिलेटेड नहीं होगा इतना। अपने को, मैं पहले बोला कि अपने को टॉपिक टू टॉपिक चलना है, सिलेबस टू सिलेबस चलना है और बढ़िया तरीके से सिलेबस करना है और सारे के सारे क्वेश्चन बनने चाहिए। कुल अपना मेन उद्देश्य तो ये है। तो यहां पे स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या हुआ, चार्ज जब रेस्ट में हो तो उस समय जो स्टडी होगी उसे अपन स्थिर वैद्युतिकी कहेंगे। तो इसी में आता है कूलाम का नियम, मतलब कूलाम जो होंगे वो किसको लेकर स्टडी करेंगे, भाई चार्ज स्थिर होगा, उस समय कुछ ना कुछ अपना नियम देंगे, राइट है, ओके। तो कूलाम का नियम क्या कहता है, देखो अब मैं आपको पहले तो इसका मैथमेटिकल बता दूं डायरेक्ट ही। कूलाम का नियम का अपन मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालेंगे, K Q1 Q2 अपॉन R²। ये होता है कूलाम के नियम का मैथमेटिकल फॉर्मूला, गणितीय रूप। बस ये अपने को पता होना चाहिए, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब इसका थोड़ा सा थ्योरी समझ लेते हैं। देखो ये नियम ये कहता है कि दो अपने पास चार्ज हैं, जैसे कि एक है अपने पास Q1, एक चार्ज है अपने पास Q2, दो चार्ज रखे हैं, एक पॉइंट चार्ज है Q1, एक पॉइंट चार्ज है Q2, और इन दोनों चार्जेस के बीच में अपने पास जो दूरी दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है, वो R है। एक स्थिर आवेश है, एक बिंदु आवेश Q1 है, दूसरा बिंदु आवेश Q2 है, इनके मध्य दूरी R है। क्लियर है इतनी बात है? तो ये कहते हैं कि जो आवेश होते हैं, इन आवेशों के मध्य बल लगता है, एक फोर्स लगता है। ये चार्ज की एक प्रॉपर्टी है, आवेश का एक गुण है कि कोई भी, जैसे आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में और 12th में भी पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है कि आवेशों के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण के बल लगते हैं। समान आवेश होते हैं, विपरीत आवेश होते हैं, विपरीत के मध्य आकर्षण होता है, समान के मध्य प्रतिकर्षण होता है ना भाई। लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे, आपने पढ़ा है। तो क्या हुआ, रिपेल और अट्रैक्ट, प्रतिकर्षण और आकर्षण, मतलब क्या है, एक बल है, एक फोर्स है दो चार्जेस के बीच में। तो दो आवेशों के मध्य एक बल लगता है, कौन सा, आकर्षण और प्रतिकर्षण का। तो कूलाम ने उस बल के बारे में बताया, क्या बोला कि दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण कोई सा भी हो सकता है, क्योंकि जैसे यहां पर समान चार्ज होंगे, सेम टाइप ऑफ चार्ज होंगे, सेम नेचर के चार्ज होंगे, सेम नेचर के आवेश होंगे, तो यहां पे प्रतिकर्षण का लगेगा, और अपोजिट नेचर के होंगे तो प्रतिकर्षण का लगेगा, राइट है, सॉरी अपोजिट नेचर के होंगे तो आकर्षण का लगेगा, और सेम नेचर के होंगे तो प्रतिकर्षण का लगेगा, तो बल लगेगा। तो उस बल के बारे में इन्होंने क्या कहा कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का परिमाण, मैग्नीट्यूड, थोड़ा सा थ्योरी पे फोकस करना, मैग्नीट्यूड, परिमाण, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, क्या कहते हैं, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, तथा उनके मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये कहते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर अपन एक साथ लिखना चाहें तो अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे Q1, जैसे प्रोपोर्शनल लगा रखता हूं अपन, Q1 Q2 अपॉन R²। इज दैट क्लियर? अब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक क्या हमें पढ़ा है, हमने बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी प्रोपोर्शनल हटता है, समानुपाती हटता है, समानुपाती नियतांक आता है, तो यहां पे भी एक समानुपाती नियतांक आ जाता है K, और ये हो गया Q1 Q2 अपॉन R²। यही फॉर्मूला था अपने पास, यहां पे मैंने बताया था, ये है थ्योरी, मैंने आपको बता दी। थ्योरी में अगर आप थोड़ा बहुत कुछ लिखना चाहते हो तो आप ये लिख सकते हो यहां पे कि दो आवेशों के मध्य, मैं आपको हिंदी में भी बता दूंगा और इंग्लिश में भी बता दूंगा, आप लिख सकते हो दो बिंदु स्थिर आवेश, स्थिर क्योंकि स्थिर की बात करेंगे, मैंने आपको पहले समझा दिया,
दो बिंदु या स्थिर आवेशों के मध्य, आवेशों के मध्य क्या जी, लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का परिमाण, कुछ लोग परिणाम पढ़ लेते हैं। परिणाम तो रिजल्ट होता है और परिमाण क्या होता है, उसका मान होता है, मैग्नीट्यूड। जैसे किसी भी राशि को प्रदर्शित करने के लिए उसका मान और उसकी दिशा जरूरी होती है, तो मान मतलब परिमाण। ओके, मैं इस पर ज़्यादा नहीं जाऊंगा, अभी आप इतना ध्यान रखो कि लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का परिमाण दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती गुणनफल के समानुपाती, ओके, और मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैंने क्या कहा, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का परिमाण दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और मध्य की दूरी के और उनके मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इंग्लिश में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट और रेस्ट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, both the charges and inversely proportional to the square of distance between them, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये कूलाम का नियम था। अब मेरी उम्मीद ऐसी है आप लोगों से कि आपको ये चीज समझ में आई होगी, कि आपको पता चला होगा कि कूलाम का नियम क्या है एक्चुअल में, कि भाई फोर्स की बात करता है किसके मध्य, आवेशों के मध्य। कैसे हो सकते हैं आवेश, समान प्रकार के हो सकते हैं, विपरीत प्रकार के हो सकते हैं, सेम टाइप के हो सकते हैं, अपोजिट टाइप के हो सकते हैं। तो कूलाम ने बल का सूत्र दिया, किसका सूत्र दिया, बल का। क्या बताया, K Q1 Q2 अपॉन R²। K क्या है, समानुपाती नियतांक। अब अपनी यहां से क्लास और भी अच्छे तरीके से स्टार्ट होती है। देखो अपना वीडियो एकदम क्लियर है, यस, देखो, ओके। अब यहां पे K क्या चीज है, K यहां पे K यहां पे क्या है, समानुपाती नियतांक है। क्या है, समानुपाती नियतांक, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, समानुपाती नियतांक। यहां पे क्वेश्चन ये आता है, आ सकता है या आता है कि K किस पर डिपेंड करता है, K किस पर डिपेंड करता है। तो समानुपाती नियतांक K जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, ये क्वेश्चन आता है, किस पर डिपेंड करता है। तो K जो होता है ये अपने पास मात्रक की पद्धति और दोनों आवेशों के मध्य, किसके मध्य, आवेशों के मध्य, मात्रक की पद्धति और दोनों आवेशों के मध्य उपस्थित माध्यम पर निर्भर करता है। किस पर, माध्यम पर। मीडियम, क्या मीडियम है दोनों के बीच में, हवा है, पानी है, या फिर कागज है, या मिट्टी है, ऐसे। तो मात्रक की पद्धति और दोनों आवेशों के मध्य उपस्थित माध्यम पर निर्भर करता है। K किस पर डिपेंड करता है, आप बोलोगे K डिपेंड्स ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट एंड मीडियम बिटवीन बोथ द चार्जेस।
दोनों आवेशों के मध्य जो माध्यम है उस पर निर्भर करेगा। तो समानुपाती नियतांक है के, राइट है। किस पर निर्भर करता है? माध्यम की पद्धति और दोनों आवेशों के मध्य उपस्थित माध्यम पर निर्भर करता है। मात्रक की पद्धति और दोनों आवेशों के मध्य उपस्थित माध्यम पर निर्भर करता है। क्लियर? अब देखो मात्रक की पद्धति पर कैसे निर्भर करता है तो उसकी बात कर लेते हैं। देखना इधर के का मान, ये क्वेश्चन बन सकता है, सारे क्वेश्चन ही बता रहा हूं, यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। के का मान सीजीएस पद्धति में आपने क्लास 11 में पढ़ा था, सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस, और एक पढ़ी फिर इन सबकी पिताजी, वो थी एसआई यूनिट। ठीक है, तो सीजीएस यूनिट में के का मान कितना होता है? तो के का मान इन सीजीएस यूनिट, वैल्यू ऑफ के इन सीजीएस यूनिट होता है 1, के बराबर 1, के बराबर होता है 1 सीजीएस यूनिट में। मात्रक की पद्धति, मैंने बोला किस पर डिपेंड करता है? मात्रक की पद्धति पर। तो सीजीएस यूनिट में के का वैल्यू 1 होता है। अब अगर के का वैल्यू यहां पे 1 करें तो एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा? आप बोलोगे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आगे एफ का यूनिट आएगा सीजीएस में, एसआई यूनिट में एफ का यूनिट होता है न्यूटन, और सीजीएस में होता है डाइन। क्या होता है? डाइन, dy डाइन, ये लो डाइन होता है। अब ये क्वेश्चन यहां से ये बना, जैसे मैं क्वेश्चन बना रहा हूं आपके लिए कि कूलॉम्स के लॉ का सीजीएस पद्धति में, किसमें? सीजीएस पद्धति में, सीजीएस यूनिट में, सीजीएस सिस्टम में क्या फॉर्मूला होता है? तो फॉर्मूला होता है ये, कूलॉम के नियम का सीजीएस पद्धति में फॉर्मूला क्या होगा? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डाइन। ये पूछ सकता है क्वेश्चन, कभी भी कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ऐसा। ये क्वेश्चन तो आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कूलॉम के नियम का सीजीएस पद्धति में क्या सूत्र होगा? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डाइन होगा। ये ध्यान रखना, डाइन। वो आगे क्या कर देगा? न्यूटन लगा देगा, न्यूटन नहीं होगा। या फिर ऐसे कर देगा कि के की जगह 9 इंटू 10 टू द पावर 9 लिख देगा ना। सीजीएस में के का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ध्यान रखना ये चीज। तो मात्रक की पद्धति पर निर्भर कर रहा है। ओके, आगे अपन बात करें, देखना के का वैल्यू सीजीएस में ये आया, के का वैल्यू एमकेएस या एसआई यूनिट में बात करें, किसमें? एसआई यूनिट में, एसआई पद्धति में अपन बात करें, एसआई पद्धति में अपन बात करें, इंटरनेशनल जो अपने पास यूनिट है उसके अंदर बात करें तो के का वैल्यू कितना? बोलना 9 इंटू 10 टू पावर 9, या फिर के का वैल्यू होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये सारी बढ़िया बढ़िया चीजें बता रहा हूं, घोट के पी जाना इनको। क्वेश्चन यहीं से बनता है, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा। बेसिक क्लियर है, क्वेश्चन अपने आप क्लियर हो जाएगा। k इज इक्वल टू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये आता है। k बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। इसको सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है। अब समझना, यहां पे एक क्वेश्चन आता है आपको, एक क्वेश्चन आता है आपके पास, क्या? k जो है इसका एसआई यूनिट में क्या वैल्यू होता है? तो वैल्यू तो ये हो गया, साथ में इसका मात्रक भी आता है। तो ऐसे देगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, और फिर बाद में कोई ना कोई मात्रक परिवर्तित करता रहेगा, यूनिट चेंज करता रहेगा। तो अपने को यूनिट को ध्यान रखना है। देखो भाई यूनिट क्या होगा? 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, यूनिट निकालते हैं। ये रहा के, एफ का क्या हो गया? न्यूटन, इसका क्या हो गया? मीटर यानी मीटर स्क्वायर, इसका क्या हो गया? कूलॉम स्क्वायर। तो ये अपने पास आ जाता है के का वैल्यू इन एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय मापन की पद्धति में क्या आ जाता है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। क्लियर?
ये कैसे आया तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, और ये बेसिक चीज है। वैसे देखो, F क्या होता है न्यूटन, R क्या होता है मीटर यानी दूरी मीटर स्क्वायर, Q का मात्रक होता है कुलाम यानी कुलाम और कुलाम स्क्वायर, K का वैल्यू चाहिए तो ये हो गया F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। F कितना क्या हो गया, F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। F क्या है न्यूटन, R क्या है मीटर यानी मीटर स्क्वायर, Q1 क्या है कुलाम, ये भी क्या है कुलाम, क्या हो गया कुलाम स्क्वायर, क्या आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। क्लियर? ओके। तो K का वैल्यू आ गया अपने पास 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। इसी का दूसरा फॉर्मूला दूसरा आता है अपने पास रूप, K का वैल्यू कितना 1/4πε0। क्लियर? अब यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि एप्सिलॉन नोड क्या है, हालांकि क्वेश्चन नहीं है लेकिन ये बेसिक है। एप्सिलॉन नोड क्या है, तो एप्सिलॉन नोड है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता भी आप बोल सकते हो, किसी के सापेक्ष नहीं है। निर्वात की या हवा की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नोड है। क्या है? एप्सिलॉन नोड। निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नोड। K का वैल्यू 1/4π एप्सिलॉन नोड। एप्सिलॉन नोड निर्वात की विद्युतशीलता। क्लियर है? क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। इसकी वैल्यू होती है, ध्यान रखना इसकी वैल्यू, इसका मान कितना होता है। ये इस बार अभी बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये तो, और ये आते रहते हैं क्वेश्चन। ये छोटे अपने एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, नर्सिंग एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डिफेंस एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो एप्सिलॉन नोड का वैल्यू ध्यान रखना 8.85 × 10⁻⁻12। कितना है? 10⁻⁻12। अब इसका यूनिट बता दो कोई, यूनिट के साथ आता है 8.85 × 10⁻⁻12। क्या आएगा इसका यूनिट, निकाल सकते हो आप। यहां पे देखना, मैं फटाफट से कैलकुलेशन करता हूं, आप देखना। आप लिखोगे 1/4π एप्सिलॉन नोड Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये बेसिक चीजें आप सोच रहे हो यार बहुत ज्यादा मास्टर उलझा रहा है, नहीं, ये बेसिक चीजें हैं, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल सोल्व करने में काम आएगी। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नोड बराबर हो गया 1/4π F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो एप्सिलॉन नोड का क्या यूनिट आ गया, आप बोलोगे Q1 Q2 यानी कुलाम स्क्वायर, F का क्या होगा न्यूटन, R का क्या होगा मीटर स्क्वायर। क्या आ गया इसका यूनिट, कुलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कुलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। जस्ट इसका उल्टा ही तो है। आप बोले सर इतना क्यों किया, यहीं से कर देते। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताने के लिए कि अपन और कैसे निकाल सकते हैं, हम यहां से डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, यहां से भी बता सकते हो क्या कि एप्सिलॉन नोड इधर ले जाए 1/4π K हो गया। अब K का क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर, उल्टा कर दिया, ये आ गया। इज दैट क्लियर? ये बताने के पीछे मकसद ये था कि कई बार ये नहीं पता होता तो अपने को ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, या तो डायरेक्ट याद रखना कि इसका होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब देखो एक चीज और, ज्यादातर यहां पे कंफ्यूजन क्या होता है, यहां पे क्या होता है कि -11 -12 को लेकर कंफ्यूजन होता है, -11 -12 ये कंफ्यूजन होता है। ये कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि एक वैल्यू और आती है अपने पास, जी की वैल्यू, कैपिटल जी, किसमें, गुरुत्व, जैसे क्लास 11th में आता है ग्रेविटेशन वाला चैप्टर, उसमें कैपिटल जी की वैल्यू आती है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू, उसमें -11 -12। इस कारण ये यहां पे कंफ्यूजन होता है। इसको याद कैसे रखें कि यहाँ पे -12 होगा, तो ये बताना मेरा एक कर्तव्य बनता है, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो 8 है, सम संख्या है क्या, हाँ इवन नंबर है, इंटीजर नंबर है। तो 8 के बाद में यहाँ पे कितने, मतलब पॉइंट के बाद में कितने अपने पास से नंबर आ रहे हैं, आप बोलोगे 2 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो 8 के बाद में अगली सम संख्या, मतलब दूसरी नंबर 2 की सम संख्या कौन सी होगी, आप बोलोगे 8 के बाद में 10 एक इवन है, फिर एक 12 है, तो क्या आ रहा है 8 के बाद में, एक तो 10 आ रहा है, एक आ रहा है 12, तो सेकंड पे कौन आया, ये आया 12। तो आप इसको ऐसे ध्यान रखते हो, ऐसे ध्यान रख सकते हो कि 8.85 है, 8.85 है,
8 के बाद में 2 स्थान है तो दूसरी सम संख्या यानी -12 आएगा। ठीक है, तो ये अपने पास एप्सिलॉन नोड का वैल्यू था 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अभी कंसेप्ट में ये अपन चल रहे हैं। इसमें अपन ने बात कर ली के को लेकर अपन ने बात कर ली है के समानुपाती नियतांक, सीजीएस यूनिट में वैल्यू 1, ऐसा यूनिट में वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड। एप्सिलॉन नोड क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। इसका वैल्यू कितना? 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो हमने अभी इस फॉर्मूले का सारा पोस्टमार्टम कर दिया है। और के किस पे डिपेंड कर रहा है? मात्रक की पद्धति पर निर्भर कर रहा है क्या? हाँ, कर रहा है सर। माध्यम पे कैसे डिपेंड कर रहा है? ये क्या है? एप्सिलॉन नोड निर्वात की विद्युतशीलता है। अब ये मीडियम चेंज हो गया तो माध्यम के लिए आ जाएगा। देखो कैसे, वो भी बात कर लेते हैं अपन। देखिए, ये लो, मैं यहीं पे आपको सारा समझा देता हूं। देखिए, तो इस पर डिपेंड कर रहा है, मात्रक की पद्धति पे आपने देख लिया। माध्यम पे कैसे? देखो, अगर आप मीडियम चेंज करते हो, ये तो किसके लिए आया के का वैल्यू? निर्वात के लिए। अभी कोई अन्य माध्यम है अपने पास, क्या है? अन्य माध्यम, अदर मीडियम, फॉर अदर मीडियम, अन्य माध्यम के लिए, फॉर अदर मीडियम, अन्य माध्यम के लिए। तो अन्य माध्यम के लिए हम बात करें तो के का वैल्यू क्या हो जाता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन क्या होता है? जिस माध्यम में चार्ज रखे हैं उस माध्यम की विद्युतशीलता। क्या हो गया? माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता हो गई। एप्सिलॉन क्या हो गया? माध्यम की विद्युतशीलता हो गई। क्लियर? तो अगर अन्य माध्यम है, निर्वात नहीं है, निर्वात के अलावा किसी अन्य माध्यम में चार्ज रखे हैं, तो उस कंडीशन में एफ का फॉर्मूला आप बता सकते हो। आप बोलोगे एफ मीडियम के Q1, के को चेंज कर रहे हैं ना अपन, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ये होगा अपने पास फॉर मीडियम, फॉर अदर मीडियम, हवा या निर्वात के अलावा अन्य माध्यम है तो ये होगा। और हवा या निर्वात है तो उसमें के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, ये हो जाएगा। F फॉर वैक्यूम, फोर्स फॉर वैक्यूम क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फॉर अदर मीडियम के का वैल्यू ये हो जाएगा, तो F मीडियम हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या होगा? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पे थोड़ा आपको दिखाई नहीं दे रहा, इसको थोड़ा सा अपन ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास F मीडियम आ जाता है। इसको थोड़ा सा अपन ऐसे कर देते हैं। चलो, तो मैंने आपको कूलम्ब के नियम के बारे में बहुत सी चीजें बता दी, बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको समझा दिए। अब इसमें मैंने क्या क्या बताया, एक बार अपन इसको अपन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए, अब मैं आपको सारा निचोड़ यहाँ पे लिखने वाला हूँ। देखना इस चीज़ को कि सबसे पहले हमने कूलम्ब के नियम का स्टेटमेंट पढ़ा। स्टेटमेंट के बाद में हमने फॉर्मूला बताया F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला अपन ने निकाला। ठीक है, फॉर वैक्यूम की अपन बात करें, हवा या निर्वात की, हवा या निर्वात की अपन बात करें, तो उस केस में अपने पास F होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है,
अन्य माध्यम की अपन बात करें, किसकी बात करें, अन्य माध्यम की, फॉर अदर मीडियम, तो अन्य माध्यम में एफ मीडियम होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये एप्सिलॉन नोट हो जाएगा निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, और ये हो जाएगा माध्यम की विद्युतशीलता, किसकी, माध्यम की विद्युतशीलता। क्लियर, इसका वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, कंप्लीट के का वैल्यू बात करें तो एसआई सिस्टम में, एसआई पद्धति में के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये अपने पास के का वैल्यू आ गया, ये अपने पास एप्सिलॉन नोड का वैल्यू आ गया। ठीक है, सीजीएस यूनिट में, ठीक है, सीजीएस में के बराबर होता है 1। ये लो, तो ये अपने पास पूरा का पूरा सारांश था, पूरा का पूरा निचोड़ था कूलाम के नियम को लेकर। क्लियर, थोड़ा सा और आगे हम इसमें बढ़ते हैं। देखिए अब कूलाम को जो अपना नियम था इसको लेकर ही हम थोड़ा से फॉर्मूला को चेंज करेंगे। तो हम एक नया टॉपिक इसमें पढ़ते हैं, परावैद्युतांक। अब आपका क्वेश्चन आता है क्या ये इससे रिलेटेड है, तो मैं कहूंगा हाँ इससे रिलेटेड है। ये इसे बोलते हैं अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होता है परावैद्युतांक, परावैद्युतांक जिसे अपन एप्सिलॉन आर से डिपेंड करते हैं, एक प्रकार का ये इंसुलेटिंग कुचालक माध्यम होता है कि आवेशों के मध्य एक कुचालक माध्यम हो जाए, उसे अपन परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल देते हैं अपन। तो एप्सिलॉन आर मतलब उस माध्यम का एक वैल्यू निकलता है, एक अंक निकलता है, उसे परावैद्युतांक कहते हैं। और परावैद्युत किसे कहते हैं, उस मीडियम को कहते हैं, जैसे कोई कुचालक माध्यम है या फिर कोई इंसुलेटिंग मीडियम इंग्लिश में बोलते हैं अपन उसको, नॉन कंडक्टिंग मीडियम है, अचालक कुचालक माध्यम है चार्जेस के बीच में, उसे परावैद्युत बोलते हैं। और उसका एक वैल्यू होता है, उसे अपन परावैद्युतांक बोलते हैं। क्लियर, ओके। तो एप्सिलॉन आर जो होता है इसका वैल्यू आता है, क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोड। क्या है ये आप बोलोगे एप्सिलॉन आपने पढ़ा था क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता आपने पढ़ा है। ठीक है, और एप्सिलॉन नोड क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। तो इसका रेशियो एप्सिलॉन आर होता है। इसको दूसरे रूप में भी अपन डिफाइन करते हैं, वो अपने पास आता है एफ वैक्यूम यानी एफ निर्वात बटे हुए एफ माध्यम। क्या है ये, निर्वात में आवेशों के मध्य बल, फोर्स इन वैक्यूम, निर्वात में आवेशों के मध्य बल, आवेशों के मध्य बल बटे हुए माध्यम में आवेशों के मध्य बल, माध्यम में आवेशों के मध्य बल, मध्य बल। तो दो बिंदु आवेश हैं, उनके मध्य निर्वात में बल बटे हुए माध्यम में बल, ये क्या कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है, एप्सिलॉन आर कहलाता है। क्लियर, इंग्लिश में बात करें तो फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम, सेम चार्ज सेम डिस्टेंस पे। ठीक है, तो अब अगर इसको सोल्व करते हैं तो इसका वैल्यू यही आता है। कैसे, जैसे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। एफ निर्वात को अपन ऐसे लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लिखते हैं। माध्यम को अपन लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, सेम चार्ज सेम डिस्टेंस पे।
ठीक है। सोलो करें तो सोलो करने पर अपने पास वैल्यू हो जाएगा, ये कट जाएगा, एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा और एप्सिलॉन नोड नीचे आ जाएगा। ये अपन ने निकाला था, इसे बोलते हैं अपन परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं? परावैद्युतांक। अच्छा, अब देखो यहां से अपन एप्सिलॉन की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? हम बोलेंगे एप्सिलॉन की वैल्यू हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं। ये वैल्यू अपन यहां पे लिख सकते हैं। राइट है क्या? हाँ, इज दैट क्लियर? राइट है क्या? अब बोलोगे हाँ सर राइट है। कैसे? डायरेक्ट फॉर्मूला है, ऐसे लिखा जाएगा, एप्सिलॉन बराबर इससे मल्टीप्लाई हुआ एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन आर। अच्छा, एप्सिलॉन का वैल्यू ये आया, हमने एफ मीडियम पढ़ा है। एफ मीडियम क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये सारी चीजें काम की है, देखना भी। तो एफ मीडियम अपने पास हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया। अब आप बोल रहे हो कि सर ये फॉर्मूला तो देखा हुआ लग रहा है, कौन सा है ये फॉर्मूला? आप बोलोगे ये तो वैक्यूम में, निर्वात में आवेशों के मध्य बल है। तो आप ऐसे बोल सकते हो, कैसे? एफ मीडियम बराबर एफ अपॉन एप्सिलॉन आर। ये फॉर्मूला आ गया काम का, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्वेश्चन बनते हैं इससे। ठीक है, तो यहां पे इस टॉपिक में मैंने आपको बताया परावैद्युत क्या होता है, परावैद्युतांक क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, और ये फॉर्मूला ध्यान रखना। एक तो ये फॉर्मूला जो कि अपने पास आ गया ये, ठीक है, यहीं से तो निकला है, मतलब कुल मिला के एक तो ये फॉर्मूला, फिर अपन इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास वापस यही निकलता है। तो एक ये फॉर्मूला ध्यान रखना। तो दो फॉर्मूला बनते हैं इसके। राइट है? ओके। फिर हमने क्या किया कि मीडियम में अपन ने फोर्स निकाला था ये, तो एप्सिलॉन की जगह क्या रख दिया? एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर रख दिया। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो गया। ये अपना देखा हुआ लग रहा है, तो एफ मीडियम आ गया एफ अपॉन एप्सिलॉन आर। क्लियर? सही है। तो परावैद्युतांक को लेकर अपन ने डिस्कस कर लिया है, और इस प्रकार से अपने पास एक नया फॉर्मूला निकल के आ गया है। एक नया फॉर्मूला अपने पास आ गया है। बोलो क्या है फॉर्मूला? आप बोलोगे कि अपने पास फॉर्मूला निकल कर आया। क्या? एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला आया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोड, या इसी को अपन कह सकते हैं एफ नोड अपॉन एफ एम, या एफ नोड हटा देता हूं एक बार। एफ का मतलब ही होता है वैक्यूम, और एफ का मतलब, एफ एम का मतलब माध्यम। ओके, ये फॉर्मूला। एक फॉर्मूला अपने पास आ गया एफ मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, एक सूत्र अपने पास ये आ गया एफ मीडियम बराबर एफ अपॉन एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर क्या है? परावैद्युतांक। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके बेस पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एफ मीडियम का फॉर्मूला एफ अपॉन एप्सिलॉन आर। मतलब क्या है? ये माध्यम में आवेशों के मध्य बल। कोई भी माध्यम है, क्वेश्चन आएगा जैसे एक माध्यम है, उसका परावैद्युतांक कितना है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना है, तो उसके लिए फोर्स बताओ कितना होगा, दोनों आवेशों के मध्य बल कितना होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा इस पर। एक बात और यहां पे आप ध्यान रखना, जो एप्सिलॉन आर है ये है क्या चीज? आप बोलोगे परावैद्युतांक है। क्या है? परावैद्युतांक। इसका यूनिट क्या होता है? आपने बोला कि एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोड होता है, तो एप्सिलॉन की यूनिट एप्सिलॉन नोड की यूनिट तो सेम है दोनों की, कट जाएगी तो क्या आ गया? यूनिट लेस आ गया। क्या आएगा? यूनिट लेस। मात्रकहीन है। क्या है? मात्रकहीन। क्या है? मात्रकहीन। मात्रकहीन और क्या है? विमाहीन। विमा भी इसकी नहीं है। मात्रकहीन, विमाहीन। क्लियर? तो एप्सिलॉन आर का यूनिट क्या होता है? यूनिटलेस। मात्रक क्या होता है? मात्रकहीन। विमा क्या होती है? विमाहीन। एक बात और आप यहां पे ध्यान रखें कि जो एप्सिलॉन आर है इसका वैल्यू, 3 वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। हवा के लिए, निर्वात के लिए और चालक माध्यम के लिए, कंडक्टिंग मीडियम के लिए। हवा के लिए इसका वैल्यू होता है 1.0003 के लगभग,
5 भी कर रखा है कई बुक्स में, अगर 1.0003 के लगभग इसका वैल्यू होता है। निर्वात के लिए इसका वैल्यू 1 होता है और चालक के लिए इसका वैल्यू अनंत होता है। ये ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। चालक के लिए, कंडक्टर के लिए तो हवा को लेकर 1.003, निर्वात को लेकर 1 और चालक को लेकर अनंत। ओके, तो एक एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला आ गया, एक एफ मीडियम का फॉर्मूला आ गया, 2 आ गए। वैसे एप्सिलॉन आर को लेकर अपन ने डिस्कस कर लिया, मात्रकहीन विमाहीन, और एप्सिलॉन आर का वैल्यू हवा के लिए इतना, निर्वात के लिए इतना और चालक के लिए कंडक्टिंग मीडियम के लिए इतना, एयर, वैक्यूम और कंडक्टर। ये चीजें क्यों बताना जरूरी था? क्योंकि ये कुलाम का जो नियम है उसी से रिलेटेड है ये एप्सिलॉन आर। अभी मैं आपको जैसे एक क्वेश्चन कराता हूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आया हुआ क्वेश्चन भी है, वो कोई ना कोई एग्जाम में आया हुआ है। देखो, क्वेश्चन है 2 बिंदु आवेश अपने पास, क्या है? 2 बिंदु आवेश, 2 पॉइंट चार्ज है, 2 बिंदु आवेश निर्वात में 2 बिंदु आवेशों के मध्य निर्वात में बल दे रखा है 18 न्यूटन। कितना दिया है? 18 न्यूटन है। 2 बिंदु आवेशों के मध्य निर्वात में बल 18 न्यूटन है। इन आवेशों के मध्य 6 परावैद्युतांक की ग्लास की एक प्लेट रख दी जाए। क्या रख दी जाए? एक प्लेट रख दी जाए तो 2 बिंदु आवेशों के मध्य निर्वात में बल 18 न्यूटन है। इन आवेशों के मध्य 6 परावैद्युतांक की ग्लास की एक प्लेट रख दी जाए तो अब इन आवेशों के मध्य बल बताओ। अब इन आवेशों के मध्य बल बताओ। इजी क्वेश्चन है, देखना कैसे करते हैं। इंग्लिश में बात करें तो ये है फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इन वैक्यूम इज 18 न्यूटन if a glass slab is placed between these charges of dielectric constant 6, then calculate the force between them। ये ओके, तो माध्यम में बल अपने को बताना है। सॉल्यूशन को लेकर अपन डिस्कस करते हैं। देखो क्या क्या मैथमेटिकल वैल्यू दी है अपने को। एक तो 18 न्यूटन दिया है, एक 6 दिया है। मतलब एक तो दिया अपने को एफ का वैल्यू निर्वात में कितना है? 18 न्यूटन। एक परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर का वैल्यू दिया है 6। क्या पूछा है? माध्यम में बल, किस माध्यम में? ग्लास रख दी गया तब, यानी एफ मीडियम पूछा है। क्या होता है एफ मीडियम? एफ अपॉन एप्सिलॉन आर निकाला था आपने। बताओ कितना आया एफ मीडियम? आप बोलोगे एफ कितना है? 18 और एप्सिलॉन आर कितना है? 6। कितना आ गया? 3 न्यूटन आ गया। ये क्वेश्चन था आपका न्यूमेरिकल। तो ये अपने पास पहला पार्ट आता है कुलाम के नियम को लेकर। नेक्स्ट वीडियो में कुलाम के नियम को लेकर हम थोड़ा सा और कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है? और फिर थर्ड वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, मुझे ऐसे लग रहा है खुद को कि मैं आपको जितना करा रहा हूँ वो इनफ है, बहुत अच्छा करवा रहा हूँ। आप बस इसी मानसिकता के साथ में अपने नोट्स बनाएं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।